वित्तीय प्रबंध। वित्त व्यवसाय का मूल आधार है। व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता और वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठनों की वित्तीय व्यवस्था करना सरल होता है, किंतु वर्तमान के निगम उपक्रमों की वित्त व्यवस्था उनके अव्यक्तिगत स्वरूप तथा वित्त की अधिक मात्रा के कारण अत्यधिक जटिल एवं कठिन होती है। वित्तीय प्रबंध इन जटिलताओं और कठिनाइयों का समाधान करता है। आधुनिक व्यवसाय में वित्तीय प्रबंधक एक आधारभूत स्थान संभाले हुए है। वह उच्च प्रबंध टोली के सक्रिय सदस्यों में से एक होता है। वित्तीय प्रबंध की नवीन भूमिका में उसके कार्य और दायित्व बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अब यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यवसाय के कोषों का सर्वाधिक कुशल प्रयोग किया गया है। वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। प्रथम, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा और दूसरी वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा का विकास पिछली शताब्दी के आरंभ होने के साथ ही हुआ। यह विचारधारा पिछली शताब्दी के 5वें दशक तक प्रचलित रही, यानी 1950-60 तक के कालखंड में यह प्रचलन में रही। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक का कार्य उपक्रम के लिए कोषों का संग्रहण तथा उनका प्रशासन करना होता है। परंपरागत विचारधारा में मूल रूप से इस बात पर फोकस रहता था, इस बात का ज़्यादा प्रभाव रहता था कि वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाए। वित्त संग्रहण के कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता था। परंपरागत विचारधारा में कोषों के संग्रहण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया था। व्यावसायिक वित्त के संबंध में सन 1950 तक जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं, उनमें वित्त प्राप्ति के साधनों, संस्थाओं तथा व्यवहारों के संबंध में विस्तृत वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से परंपरागत विचारधारा जो 1950 या उसके आने वाले कुछ 10-5 साल आगे तक चलन में रही, उस समय वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में जितनी भी पुस्तकें दुनिया भर के विभिन्न वित्तीय प्रबंध के एक्सपर्ट लोगों ने लिखी, उसमें वित्त संग्रहण इस कार्य को प्रमुखता दी गई। संक्षेप में परंपरागत विचारधारा में निम्न तत्वों को शामिल किया गया। सबसे पहली बात थी कोषों की प्राप्ति। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कोषों का प्रबंध एवं संग्रहण करना वित्त प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। यानी कोषों की प्राप्ति के संबंध में जिन जिन संस्थाओं से कोष प्राप्त किए जा सकते हैं, उनसे कोष किस प्रकार संग्रहित किए जाएं, जिससे स्वयं के उद्देश्य या जिस व्यावसायिक इकाई में व्यावसायिक प्रबंधक कार्य कर रहा है, उस इकाई के उद्देश्यों, उस इकाई के
हितों को साधा जा सके। दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है परंपरागत विचारधारा में, संस्था के आंतरिक प्रबंध की अवहेलना। संस्था को विनियोजकों के मार्गदर्शन का ध्यान देना पड़ता है। इसे बाहरी व्यक्तियों का प्रबंध में हस्तक्षेप की विचारधारा भी कहते हैं। मूल रूप से जब कोषों के संग्रहण पर ही अति निर्भरता है वित्तीय प्रबंधक की और कोष देने वाली संस्थाएं बाहरी हैं, तो बाहर वाले जितने भी लोग जो कोष उपलब्ध करा रहे हैं उनका निश्चित रूप से संस्था में हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। तो इस व्यवस्था को मुख्य रूप से माना गया कि बाहरी व्यक्तियों का प्रबंध में इस व्यवस्था को अपनाने पर हस्तक्षेप रहता था। तीसरी बात जो हमें देखने को मिलती है वह है दीर्घकालीन वित्त की आपूर्ति। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दीर्घकाल में संस्था को कितनी राशि की आवश्यकता होगी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, व्यवसाय उद्योग को संचालित करने के लिए, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। यह विचारधारा अल्पकालीन वित्त, जिसे कार्यशील पूंजी के रूप में हम वर्तमान में पाते हैं, उसके संबंध में कोई विचार नहीं करती थी। वित्तीय कार्यों का संबंध संस्था के दैनिक संचालन से उत्पन्न समस्याओं से न होकर कभी कभार उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे कंपनी का परिवर्तन, पुनर्गठन, विस्तार एवं समापन से होता है। तो इस व्यवस्था में प्रमुख रूप से जो वित्तीय कार्य किए जाते थे वो प्रतिदिन वाले नहीं थे, वो कभी कभार वाले थे। कभी कभार की जो स्थितियां थी वो कब बनती थी? जब या तो नई कंपनी का परिवर्तन हो, या वर्तमान कंपनी का पुनर्गठन हो, या वर्तमान की कंपनी का विस्तार का कोई कार्यक्रम हो, अथवा वर्तमान कंपनी में समापन की स्थिति हो, वो कंपनी समाप्त होने को, ऐसी स्थितियों में वित्त प्रबंधक अपना कार्य करता था। वर्णनात्मक प्रकृति, इस विचारधारा में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वित्तीय पहलुओं का व्यवहार विश्लेषणात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक प्रकृति का है। यानी इसमें विश्लेषणात्मक प्रकृति नहीं थी कि वित्त के संबंध में हमें ज़्यादा कोई बिंदुओं पर विचार करना है। मुख्य रूप से विचार इस बात पर करना है वित्त कहाँ से उपलब्ध होगा, वित्त का संग्रहण कौन कौन सी संस्थाओं से किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से इसमें वर्णनात्मक स्थिति रहती थी कि उन संस्थाओं का वर्णन जहाँ से वित्त की प्राप्ति की जा सकती है उसे संग्रहित किया जा सकता है। इस परंपरागत विचारधारा की अपनी कुछ सीमाएं थी। सबसे पहली एक पक्षीय विचारधारा। यह एक पक्षीय विचारधारा है जो कोषों के संग्रहण व प्रशासन पर ध्यान देती है, उनके उपयोग की उपेक्षा करती है। कोष प्राप्त तो कर लिए गए, लेकिन उन कोषों का उपयोग किस तरह से किया जाना है उसमें कोई भी रोल वित्तीय प्रबंधक का नहीं रहता था। वित्तीय प्रबंधक का रोल सिर्फ कोष प्राप्त करना, कोष का संग्रहण करना, वहां तक सीमित था। इसलिए इस विचारधारा को एक पक्षीय विचारधारा कहा जाता था। यह विचारधारा विनियोक्ता की दृष्टि से कोषों के विनियोजन पर विचार करती है। इस विचारधारा को बाहरी व्यक्ति द्वारा फर्म में झांकने की विचारधारा कहा जा सकता है, क्योंकि जब सिर्फ फोकस इसी बात पर रहेगा कि कोषों का संग्रहण करना है, कोष कहाँ से लिए जाने हैं, तो जिन व्यक्तियों के द्वारा लिए जाने हैं उनका निश्चित रूप से दखल
उस संस्था में रहेगा, उस व्यवसाय उद्योग में रहेगा। तो इससे बाहरी व्यक्ति द्वारा फर्म में झांकने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती थी। दूसरी जो सीमा इस परंपरागत दृष्टिकोण की हमें दिखाई देती है वह है गैर निगमित उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं की उपेक्षा। इसमें निगमित उपक्रमों कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज की वित्त प्राप्ति की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। यानी जितने कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो वित्त को संग्रहित करने की जितनी भी विधियां हैं वह वित्तीय प्रबंध के क्षेत्राधिकार में आती थी। इसके अलावा जो गैर निगमित उपक्रम हैं तथा एकाकी व्यवसायी या साझेदारी संगठन हैं उनकी समस्याओं की पूर्णतः उपेक्षा इस विचार में की गई थी। तीसरी सीमा विशेष घटनाओं के घटने पर वित्त प्राप्ति की समस्याओं पर अधिक ध्यान। परंपरागत विचारधारा में विशेष घटनाओं जैसे फर्म के प्रवर्तन, फर्म का विलयन, फर्म का पुनर्गठन, ऐसी स्थिति में वित्त प्राप्त करने की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था। फर्म की दिन प्रतिदिन की वित्तीय समस्याओं के लिए इस विचार में कहीं कोई स्थान नहीं था। इस परंपरागत विचारधारा की चौथी सीमा या जिसे हम कमी कह सकते हैं वह है दीर्घकालीन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिए जाने के रूप में हम पाते हैं। परंपरागत विचारधारा में फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं को विशेष महत्व दिया जाता था, अल्पकालीन को नहीं। यानी दीर्घकालीन समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना, अल्पकालीन समस्याओं को इग्नोर किया जाता था। अल्पकालीन समस्याओं के संबंध में यह विचारधारा किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन प्रस्तुत नहीं करती थी। यानी इसमें पूरी तरह से दीर्घकालीन समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंधन की उपेक्षा। यह विचारधारा कार्यशील पूंजी के वित्त व्यवस्था जैसे विषयों को कोई महत्व प्रदान नहीं करती है, जबकि व्यवसाय की स्थापना के बाद कार्यशील पूंजी का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। अधिकांश उपक्रम कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता तथा अकुशल प्रबंध के कारण ही असफल हो जाते हैं। कोषों के आवंटन की उपेक्षा। इस विचारधारा में कोषों के संग्रहण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उनके प्रभावी आवंटन तथा उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह विचारधारा अधूरी, अपूर्ण, एक पक्षीय है। अब हम दूसरी विचारधारा यानी वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा, इस पर विचार करते हैं। निगमित उपक्रमों के तेजी से विकास यानी कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया भर में बहुत तेजी से, तीव्र गति से इनकी संख्या में वृद्धि हुई। तकनीकी सुधार, बाजारों के विस्तार तथा प्रतिस्पर्धा के विकास के फलस्वरूप फर्मों के प्रबंधकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे फर्म के निरंतर जीवित रहने के लिए फर्म के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करें। बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। यदि फर्म के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जाता है, उस दृष्टि से जो संसाधन बिना काम किए, बिना क्षमता के या कम क्षमता के काम कर रहे होते हैं, निश्चित रूप से लागत बढ़ जाती है। और जब लागत बढ़ जाती है तो उस स्थिति में वह संस्था या वह उपक्रम बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता है। नई विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधकों और अधिकारियों का दायित्व केवल पूंजी संग्रह करना नहीं है, बल्कि
पूंजी का व्यापार में प्रभावपूर्ण तथा कुशल उपयोग करना भी है। अब ये अंतर आ गया, पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा में जो एक भेद अपने को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, वो भेद ये देखने को मिलता है कि पुरानी वाली विचारधारा में एक पक्षीय था मामला, संग्रहण तक सीमित था, लेकिन नवीन और आधुनिक विचारधारा ये कहती है कि सिर्फ संग्रहण तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसका प्रभावपूर्ण तथा कुशल उपयोग भी होना चाहिए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक फर्म की सभी वित्तीय समस्याओं पर विश्लेषणात्मक रूप से विचार करता है। प्राचीन व्यवस्था में वर्णनात्मक था, अब विश्लेषणात्मक विचार है। वित्तीय प्रबंध का केंद्रीय कार्य फर्म के वित्तीय साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार पूंजी का नियोजन, पूंजी का संग्रहण, पूंजी का विनियोजन, आय का प्रबंध आदि कार्यों को वित्तीय प्रबंध में सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक को ही कंपनी के प्रवर्तन, समापन, पुनर्संगठन, संविलियन आदि परिस्थितियों के समय उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इस प्रकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य एक व्यापक कार्य है, जिसमें उपक्रम की समस्त वित्तीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे प्रभावी वित्तीय नियोजन, न्यूनतम लागत पर वित्तीय साधनों की प्राप्ति तथा वित्तीय साधनों के अनुकूलतम और कुशल उपयोग द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है तथा कड़ी स्पर्धा की स्थिति में भी अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है और सफलतापूर्वक उस संस्थान को, उस उपक्रम को आगे ले जाया जा सकता है।